खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ मीत बड़ी साहब और मैं हूं सईद काजी। एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ हैं, मगर मैं कुछ खबरें रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे पा रहे, क्या खौफ है, क्या वजह है, क्या मसला है इलेक्शन कमीशन का नैब तरामीम केस में? क्या PTI के जो चेयरमैन हैं उनको भी अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा? साथ साथ एक और जो लोग छोड़ रहे हैं ख़ास तौर पर PTI या इधर उधर से, वो इस्तेकाम पार्टी में क्यों जा रहे हैं, इसका क्या मुस्तकबिल है? और आखिर में बात करेंगे अमेरिका गाज़ा में जंग बंदी क्यों नहीं चाहता। हमारे साथ मैं मौजूद हूँ जनाब साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वावडा साहब। फैसल वावडा साहब, मैं एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ज़माने में जब आप कुछ बातें करते थे लोगों को यकीन नहीं आता था, हम भी हैरान होते थे, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि उनमें से बेशतर बातें जो हैं उसी तरह यानी रूनुमा हुई। सवाल मेरा आपसे ये है, मान लिया ओवर स्टेपिंग हुई, वो अपनी सज़ा लोग पा रहे हैं, जो सिलसिला है, ये जो कल का सिनेरियो है, इसमें जिन लोगों को आगे कर रहे हैं हम या आगे वो हमें बता रहे हैं कि ये आएंगे, तो ये कोई कैंसर का इलाज हम जड़ी बूटियों से करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा कैंसर का इलाज जो है वो जड़ी बूटियों से तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई डिस्प्रीन से करते आए हैं, वो डिस्प्रीन से ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मसला पाकिस्तान का ये है कि फिर हम और आप ही मिल के कहते हैं कि जमहूरियत 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 का जनाजा जो हम लेके फिर रहे हैं एक्सपायर्ड लीडर्स का, तमाम के तमाम, फिर हमें उन जमहूरियत याद आ जाती है। तो जमहूरियत के अंदर तो यही है, आपके पास बदनुमा, बदशकल, बेईमान, चोर और डाकुओं की सूरत में यही बदनुमा एक्सपायर्ड लीडर्स हैं और यही एक्सपायर्ड पार्टियाँ हैं। तो आप जमहूरियत खेलना चाहते हैं, आप खेले जमहूरियत। फिर अब यही जमहूरियत के अंदर है सेकंड बिगेस्ट पार्टी जो है वो नून लीग है PTI के बाद, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी, बाकी सारी दीगर पार्टियाँ हैं। तो इन्हीं में आपने जमहूरियत ढूंढ ली है और जमहूरियत का जनाजा लेके हमने फिरते रहना है, जैसे हम फिरते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, गुजारिश है कि मैं, आप और हर पाकिस्तान जमहूरियत चाहता है, लेकिन ये मौजूदा तो जमहूरियत है नहीं, ये तो वरासत की लड़ाई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे कब्जे की लड़ाई है। अब मुझे आप ये बात बताएं, आपने एक तवील अरसा सियासत में गुजारा, PDM के जलसों में आपने तकरीरें भी सुनी होगी, नारों भी सुनी होगी, जिस तरह शख्सियात का नाम लेके धमकी दी गई, और माजी में भी नवाज शरीफ की मुबैना तौर पर हर अहम अदारे के सरबराहों से लड़ाई हुई। क्या अगर इन्हें हुकूमत मिल जाती है, वो तो इलेक्शन है, तो क्या आप समझते हैं वो हुकूमत 5 साल चलेगी और दोबारा टकराव की कैफियत नहीं होगी? अगर पहले 3 दफ़ा ये नुस्खा आजमाया जा चुका है, इस जमहूरियत से निकालना क्या अवाम की रगों में तो अब खून भी नहीं रहा। भट्टी साहब, देखिए, आप हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और आपके तज़िया आगे तो मेरा तज़िया बनता नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया। मेरे हिसाब से अगर बहुत तीर मारा आपने तो 13-17, और क्योंकि बयानिया पलट गया है, बदल गया है, बैकफुट पे आ गया है, जो बयानिया एहतसाब का शुरू हुआ था और जो नाम लिए थे, तो मैंने पहले ही आप लोगों के प्रोग्राम्स में कहा था कि वो बयानिया बदल जाएगा, और शहबाज शरीफ साहब पैर रखते साथ ही दूसरी मिनट वो यहाँ से वापस चले गए थे। तो उस हिसाब से अगर आप बहुत तीर मारेंगे 17 महीने तो 22 महीने कर लें, इससे ऊपर तो हुकूमत चलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं और इन्हीं एक्सपायर्ड तमाम पार्टियों ने शमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जो पार्टियाँ हैं, इन्होंने 40 साल 45 साल में पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क किया है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वही इस मुल्क को ठीक कर देंगे, तो वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो आम आदमी की ज़रूरियात है, जो वोट का भीख मांगते हैं, हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, आटा, चीनी, दूध और हस्पताल और स्कूल, यूनिवर्सिटी हम दे देंगे, तो ये तो सारी फैक्ट्रियाँ सियासतदानों के पास है, वो मालिक हैं इन चीज़ों के, और वही मोहताज कर देते हैं इन्हीं यही आवाम को। तो ये आवाम को सोचने की ज़रूरत है, मैं और आप कितना दर्द करेंगे और कितना शोर करेंगे और कितनी दफ़ा बोलेंगे। अगर आवाम को शौक़ है कि वो होंडा 50 और बिरयानी की प्लेट और 5000 की नोट पे अपने बच्चों का नसीब जो है बदनसीबी में बदलना चाहते हैं, और वो फिर आजमाए हुए लोगों को फिर देना चाहते हैं वोट, तो मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, फैसल, तो गुजारिश है कि फैसल वाडा को हम इसलिए गेस्ट लेते हैं, एक तो आप यकीनन भाई हैं, दूसरा आप आवाम की बात करते हैं। आवाम ने हल्के में भी लड़े तो आपने, मुझे याद है, कूड़े पे जाके अपना एक जलसा किया। तो क्या बार बार आजमाए हुओं को जमाना, और जब वो लूटते हैं और बाद में अदारों से टकराव करते हैं और मुल्क से डील करके चले जाते हैं,
क्या ये तजर्बा अब रोक नहीं जाना चाहिए? और दूसरा, आप इलेक्शन कब होते हुए देखते हैं और क्या उसमें तरीके इंसाफ को देख रहे हैं कि नहीं? देखिए भट्टी साहब, एक्सक्यूज मी, PIA की फ़्लाइट अगर टाइम पे चल गई है तो फिर 28 जनवरी को हो जाएंगे। अगर PIA की फ़्लाइट नहीं चलती टाइम पर तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर 28 ही होगा। वो फरवरी भी हो सकता है, वो मिड फरवरी भी हो सकता है, एंड फरवरी भी हो सकता है, लेकिन टाइम पे तो पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। टाइम पे से आपके प्रोग्राम या ख़बरनामे चलते हैं, बाकी तो टाइम पे कोई पाकिस्तान में चीज़ होती नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि PTI को मैं बिल्कुल नहीं देख रहा इलेक्शंस के अंदर। अगर उनको निशान भी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अगर निशान नज़र आ रहा है तो उसको पकड़ने वाले हाथ नज़र नहीं आ रहे, अगर हाथ नज़र आ रहे हैं तो निशान नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तबाही कर दी तबाह करने वालों ने और बर्बाद कर दिया पूरा जमहूरी निज़ाम, और वही 2 पार्टी सिस्टम आ गया है, इन प्लेस है। ये हमारी बदकिस्मती बदनसीबी है, लेकिन हम किसको इसका वो कसूरवार ठहराएं? अगर हम खुल के बात करें कि कोई इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हरवेज के पीछे है तो नहीं, कोर्टों ने रिलीफ देना था, दे दिया। कोर्टों ने स्टैम्प पेपर के ऊपर जाने भी दे दिया था, और हमारी हुकूमत ने उस वक्त, जब मेरी साबका हुकूमत थी PTI की, उसमें हमने जाली रिपोर्ट्स ही बना दी थी और सब डॉक्टरों से टेस्ट भी कर दिया था कि उस वक्त हमें अपना मतलब था। हम चाह रहे थे कि अगले 5 साल के लिए हम आ जाएँ। तो और आप तो कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए देख रहे हैं। 23 अक्टूबर को भी आपने देखा, 23 अक्टूबर को कि क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर के जासूसी का लाइसेंस दे दिया है। एक झुम्मट जो है लोगों का, झमगटा जो है 8-8, 10-10 का जो है, वो अपने बाप की जागीर समझते हैं इस मुल्क को। और फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि PTI ने खुद जाली रिपोर्ट बनाई है। जाली रिपोर्ट की निशानदेही किसकी कर रहे हैं? जाली रिपोर्ट जो आपने बड़ी अहम बात कर दी कि खुद जाली रिपोर्ट बनाई। यास्मीन राशिद तो PTI की वजीर थी, फैसल साहब भी गालबन PTI जाली रिपोर्ट। भट्टी साहब देखिए, सच बोलना चाहिए, हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी और हमने ही वो जाली रिपोर्ट बनाई थी 2 खास के साथ मिलकर, और हमें अब उसमें अपना नज़र आ रहा था। और मैंने तो ये कैबिनेट के अंदर खुलेआम बात की थी, और वो रिपोर्ट भी हुआ था TV और न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में। वो तो जाली रिपोर्ट थी, और आपने देखा कि रिपोर्टें किस तरह बनती हैं, लोग निकल जाते हैं। अदालतें भी जो हैं वो एहसास करने लगती हैं और कहती हैं कि लिख के दो कि इनको कुछ होगा नहीं। तो ये तो अल्लाह ताला बता सकता है कि किसकी कितनी मुद्दत है ज़िंदगी की और किसने किस तरह रहना है। अच्छा, काजी साहब बड़े बेताबी से है, आप जाने दे देते हैं, 5 साल मफरूरी करते हैं, इश्तिहारी करते हैं। अच्छा फैसल साहब, आप एक पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, सियासी जमातें बाद में होती हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी। कराची में आप रहते हैं, 15 साल से तसलसल जमहूरियत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और नून लीग 81 से इक़्तिदार में आ रही है। डू यू थिंक इस कौम का मदावा इसको क्राइसिस में सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम से यही 2 पार्टियां निकालेंगी? इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है इस 25 करोड़ अवाम की? भट्टी साहब देखिए, मसला ये है कि यही जो 18 एक्सपायर्ड 3rd क्लास पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तो बाप की जागीर है, ये तो फैमिली कॉरपोरेशन है। यहाँ आते हैं, हुकूमत करते हैं, याशी करते हैं, केसेस माफ़ कराते हैं, कर्जे चढ़ाते हैं और फिर मुल्क से निकल जाते हैं, फिर बार बार आ जाते हैं। वक्त हाल वक्त ज़रूरत ये ड्रामा चलता रहता है, और यही 18 पार्टियाँ जो हैं उनका ड्रामा चलता है। तो उसके बाद हम आगे इतने जा चुके हैं बेहसी और बेशर्मी और बेहयाई में, क्या अब हम कहते हैं कि इनकी ग़ुलामी तो हम कर ही रहे हैं, फिर इनकी लायक नालायक औलाद की भी ग़ुलामी करें? मतलब बाप दादा चचा भतीजा मामा ताया औलाद, उस दर औलाद उनकी ग़ुलामी में रहें। तो इससे अच्छा था फिर आप गोरे की ग़ुलामी में रहते, कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाता आपको। नहीं, अच्छा मैं एक और आपसे बात, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो एक ये कि देखें, ज़मीन पे आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, रोज़ाना वर्कर्स को आप मिलते हैं, आप जानते हैं कि इनकी क्या पॉपुलैरिटी है, और इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं, इनके डब्बों में सिर्फ खला निकलेगी, तो हाउ कम ये हर रोज़ कोई ना कोई आके हमें कहते हैं नहीं जी 80 सीटें होंगी, 120 सीटें होंगी, वजारतें अभी से बांटनी शुरू कर दी हैं। तो ये मैनेज कैसे होगा? कोई इलेक्ट्रल सिस्टम तब्दील कर दिया जाएगा, कोई जो है नॉमिनेशंस होंगी, या एक लंबी निगरान हुकूमत बना दी जाएगी इन फैमिलियों पर? मतलब होगा क्या, करेंगे क्या? क्योंकि इसमें वोट तो होगा नहीं, बाकी जो मर्जी हो जाए। क्या कहेंगे आप? 65 साल में आपने कब वोट देखा है? रिग्ड इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, अभी भी होते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, पुलिस इनकी, DC इनकी, ब्यूरोक्रेसी इनकी, डब्बे इनके, ROs इनके, तो और मैदान के अंदर गधा और घोड़ा बराबर खड़े हुए हैं। कई जगहों पे घोड़ा नहीं होगा, कई जगहों पे सारे गधे होंगे।
तो उनमें क्या मुश्किल काम है? ये तो आपने ड्रामा देखा है, यहाँ मरे हुए का वोट इस मुल्क के अंदर डलता है, तो आप क्या इलेक्शंस की और वोटिंग की और पैटर्न की बात करें सर? ये तो इस मुल्क के अंदर इसमें एक सवाल ऐड कर दूं, एक सवाल ऐड हमारे वक्त में था, एक छोटी सी बात ऐड कर, कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, एक छोटी सी बात ऐड कर। मुझे बल्कि मुझे 68 से मुझे वो इलेक्शन अयूब खान से इलेक्शन से मेरी याद में मौजूद हैं, बाकी तो हमने कवर किए हैं। एक इतने चार्ज जवाम कभी भी नहीं थे, और इतनी खौफनाक नफरत जो है जिसका आपने अभी इजहार किया अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपने किया, जो नीचे ज़मीन इतनी बदल चुकी है कि लोग इनका नाम सुनना नहीं चाहते। तो इस सूरत में, और फिर इनकी अहलियत भी आप देख चुके हैं, तो इट इज़ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। देखिए ये तो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह लोगों की दुआओं से, किसी की दुआ है हमारे मुल्क में, ये मुल्क चलता रहा है, चलता रहेगा। लेकिन इस मुल्क में आप देखें ना, झमघटे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, चाहे अदालती निज़ाम हो, चाहे हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट हो या कारोबारी हों, ये तो बाप दादा की जागीर है। हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत चीज़ें बदल जाती, चेंज करती। मैं तो कहता हूँ कि सब करने की ज़रूरत, ड्रामा क्या है, मनसब पे क्यों बैठ रहे हैं? आए सियासत करें, जैसे हम एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं उतनी बर्दाश्त भी रखें, थिक स्किन हो जाए। और मैं बार बार 23 का जो आपको अक्टूबर का कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इस हद तक हम गिर चुके हैं, दर्द हो चुका है हमारा, कि हमने जासूसी का लाइसेंस दे दिया है। आप फौजी तनसीबात उड़ा दें, फौज पर्चा नहीं दे सकती। मैं और आप पर्चा दे सकते हैं, अगर हमारी गाड़ी का कोई शीशा तोड़ दे, हमें कोई नुकसान दे, हम पर्चा दे सकते हैं, लेकिन फौज नहीं दे सकती। आपने कुलभूषण यादव का जो केस है वो कमज़ोर कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर। आपने कोई लॉ के तहत कोई फैसला नहीं किया, सियासी फैसला कर दिया। भाई तो सियासी फैसले करने तो सियासत में आ जाएं। आप देखें ना, यहाँ कोई कानून, कोई किताब, कोई आइन, कोई चीज़ के मातहत नहीं है। जिनके ट्रायल होते रहे हैं फौजी कोर्टों में, उनको हम क्या कब्र से हम निकालेंगे जिनको फांसी की सजाएं हो गई थी? अगर SPA के अंदर हम न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, हमारे न्यूज़ के ऊपर सारे फौजी काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनका सारे राज हैं, कल वो राज उगल दे तो हमने लाइसेंस दे दिया, राज उगल दे और सिविलियन कोर्ट में उनका ट्रायल हो जाएगा। तो भाई जब इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कुलभूषण के ऊपर इंडिया को कह दिया है कि वो सारे राइट्स मौजूद है और फौज हमारी डिफेंस लाइन है, डिटरेंट है हमारा, उसके बावजूद आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आज आप तंजीम और दहशतगर्द तंजीमें उसका खैर मकदम कर रही हैं। मतलब इस मुल्क की काबिलियत और किस्मत को हंसे पीटें या रोए कि दहशतगर्द तंजीमें खैर मकदम करती हैं उन फैसलों का। उन फैसलों के तहत आज आप जासूसी कर सकते हैं, तनसीबात उड़ा सकते हैं, टैंक उड़ा सकते हैं, जहाज उड़ा सकते हैं। क्या आपकी पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर कभी आपने देखा है कि उनकी अदालतों ने, जितना भी क्रिटिसिज्म करें, कभी अपनी मुल्क की बका और सलामती को क्वेश्चन में लाएं? यहाँ तो मुल्क की बका, सलामती और सिक्योरिटी क्वेश्चन में ले आए। मतलब आप छोड़ दें कि हमारे रोटी कपड़ा मकान, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, नौकरियों का तो मसला था ही, हम इधर एक और तबाही में जा चुके आ चुके हैं। यानी कि दहशतगर्दी भी लाइसेंस कर दी गई है, सस्पेंड कर दिया कानून। 9 मई का वाकया तकलीफ दे है, हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो 9 मई में मुलवस भी हैं, इस्तेकाम पार्टी में आ जाते हैं तो उनके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। डू यू थिंक इससे मुल्क में बेहतरी आएगी? अदारे तो हमारे हैं ना, अदारों के खिलाफ तो कोई नफरत कर ही नहीं सकता। कोई अरबों रुपए भी लगा ले, अदारे मेरे आपके हैं, ये मुल्क अदारों का है। तो लेकिन जो इस्तेकाम पार्टी में आ जाए, नून लीग में आ जाए, और क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि PADM के जलसे में जो गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने तकरीर की थी मेरे और आपके अदारों के बारे में, अदलिया के बारे में, उनके खिलाफ भी कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक हो, क्योंकि 40-50 साल से मुसल्लत, इनसे तो जान छूटे हमारी। देखिए भट्टी साहब, एक्चुअली हमारी मेमोरी बहुत छोटी सी, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। वेनम, नफरत, बुग्स हमारी तमाम 18 पार्टियों के अंदर भरा हुआ है फौज के लिए, अदलिया के लिए। हम भूल जाएं कि एक जहाज़ को हाईजैक किया था आर्मी चीफ को, और उधर नीचे आपने पंजाब पुलिस समझ के मेडल लगा दिए थे। क्या हम भूल जाएं सुप्रीम कोर्ट के हमले? क्या हम नैप का पथराव भूल जाएं? लेकिन इन सब का कोई ईंट से ईंट बजा रहा था इस मुल्क की, कोई ऊपर से हाईजैक कर रहा था, कोई मोदी को लेके अपना यार बना के चल रहा था जब बॉर्डर्स पे हमारे जवान शहीद हो रहे थे। मेमो गेट स्कैंडल भी आपने देखा, आपने वो जो एक और था स्कैंडल डॉन लीक्स भी देखा आपने। प्रॉब्लम ये है कि बुग्स, वेनम, नफरत, ये सारी इन इदारों के लिए और अदलिया के लिए इसलिए है कि ये इदारे डिटेरेंट हैं, नहीं ना कि हमारे मुल्क के बाहर से कोई दुश्मनी करे हमसे,
उसको भी बचाते हैं, हमें अंदरूनी खाना बचाते हैं। तो अंदरूनी खाना चाहते हैं कि ये सारे ख़त्म हो जाए और चलते हुए सियासतदान रोड पे अगर कोई बच्चा नज़र आ जाए तो उसकी खाल का जूता भी बना ले, ये यहाँ तक लाना चाहते हैं ग़ुलामी को। और उसके तहत जो जहर इनके अंदर नफ़रत थी, उस नफ़रत को ट्रे में लग के PTI के चेयरमैन ने उनकी सारी आरजुएँ ख्वाहिशात जो वो मजबूर जो थोड़ा बहुत करके पीछे हट जाते थे, वो डबल करके ट्रिपल करके वो लाइन क्रॉस कर दी और अपने आप को उनका बाशिंदा बना लिया, उनका दोस्त बना लिया और उनकी पैरोकारी में चले गए और ये अच्छे बच्चे नज़र आना शुरू हो गए। तो ये जहर बुक्स तो आगे भी आपको नज़र आएगा। देखिए, इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं बदली जा सकती। तो फितरतन अगर कोई बेईमान है, चोर है, बुग्ज रखता है, नफ़रत रखता है, उसको आदत है अपने इदारों को कट डाउन करना, कट टू साइज़ करना, चाहे वह अदलिया हो, तो वो तो वापस होगा। फितरत नहीं किसी इंसान की बदल सकते। और फितरतन जो लोग ख़राब हो चुके हैं, निज़ाम ख़राब हो चुका है, सिस्टम ख़राब हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी ख़राब हो चुकी है, पुलिस ख़राब हो चुकी है। एक इदारा है जो हमारा डिफेंस लाइन है हमारी, और उसमें बाय एंड लार्ज 90% लोग अच्छे हैं, ठीक है, कि वो इंसानों का महकमा है तो 10% आप देंगे, लेकिन सियासतदान तो 10% भी अच्छे नहीं हैं। अदलिया 139 पोजीशन पे हमारी करप्शन के ऊपर, तो हम क्या बात करेंगे। ना तो आपने हाई कोर्ट्स की रिटायरमेंट की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट के बराबर की है ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए कि हर आदमी जंप करके किसी की चापलूसी करके सुप्रीम कोर्ट का जज ना बन जाए, मुद्दत मुलाजमत बराबर कर दें और चीफ जस्टिस का टेन्योर 2 से 3 साल फिक्स कर दें, तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप मसला ख़त्म नहीं कर रहे। आप जितने इस मुल्क के अंदर मसले करेंगे उतनी आपकी जेब भरेगी। आज जो डॉलर, आटा, चीनी, स्मगलिंग सब रुक रही है, तो क्या जमहूरियत दे रही है? तो आप सच बताएं, पब्लिक को हमें खुल के बताना चाहिए कि सिपा सलार की काविश है, कोशिश है, उसका कोई जादू की छड़ी नहीं है। आसिम मुनीर साहब के पास वो अपनी जेब नहीं भर रहे तो मुल्क का भला हो रहा है। और इसी फाउंडेशंस के साथ आप कीचड़ की छत दे देंगे फिर से, और इस मुल्क में इलेक्शन करा के इन्हीं पार्टियों के हवाले फाउंडेशन आपने तगड़ी डाल दी और छतें कीचड़ की डाल दी, तो फिर बदबू और ड्यूरेबिलिटी का तो सवाल आ जाएगा। तो ये अच्छा, तो एक बात आपने बड़ी अलामती कही, एक ब्रेक है, मगर मैं सवाल छोड़े जाता हूं। अभी आपने कहा कि PIA की फ्लाइट अलामती तौर पर वक्त पे चल गई तो इलेक्शन हो जाएंगे। ये PIA की फ्लाइट से क्या मुराद है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि ये PIA की फ्लाइट इलेक्शन की चलेगी या नहीं चलेगी। वेलकम बैक जी। यही फैसल साहब, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है कि ये PIA की फ़्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हतमी तारीख तो इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा। हर चंद के वो लाहौर आके मिले हैं CM साहब से और इधर उधर मुलाकातें, अमेरिकन सफ़ीर से भी मुलाकातें उन्होंने की हैं। तो ये PIA की फ़्लाइट वक्त पे उड़ पाएगी? और ये क्या है PIA की फ़्लाइट, कोई वजाहत फरमाएंगे आप फैसल भाई? देखिए सर, ये तो आपकी महारत है, आपकी कॉनोटेशन है कि आप इसको डिले देखते हैं, आप इसको टेक्निकल वजूहत की वजह से फ़्लाइट को अगले दिन चलता हुआ देख रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ जितनी मैं बात कर सकता हूँ, मैं उसी पर रुक जाऊँगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि 28 जनवरी के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई चीज़ टाइम पर होती है, तो इस मुल्क के अंदर टाइम पर तो कोई चीज़ नहीं हुई। 24 घंटे भी डिले हो सकती है, 24 दिन भी डिले हो सकती है। तो इसमें तो अच्छा फैसल साहब मैं खबरनामे और आपके प्रोग्राम टाइम पर होते हैं, और वो भी रिपीट शो के अंदर शायद कभी कभार कैंसिल भी हो जाते हैं। अच्छा फैसल साहब, बात तो आपने ठीक की। मुझे लग रहा है PIA की फ़्लाइट उस सूरत में टाइम पर चलेगी कि जबकि उसके मद्दे मुकाबल फ़्लाइट को मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर दिया जाएगा, जहाज़ के उड़ने के काबिल ही कहा जाएगा। जितना फैसल वाडा साहब को मैं जानता हूँ, मैं तरीके से अपनी बात कन्वे कर देता हूँ। लेकिन अगर ये फ़्लाइटों का फिक्स है, जाना आना तय है, तो 70-80 अरब रुपया इलेक्शन पे लगाना, और कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आप असम्बली में देखते हैं और असम्बली में भी जाकर कुछ लोग खरबपति हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। तो हमें आज तक जमहूरियत को चंद खानदानों के अलावा अवाम को क्या दिया है, उसका मुझे 2-4 गिनती ये भी बता दें। भट्टी साहब, तो मैं सवाल करने वाला था आपसे कि सर मुझे कोई 3 चीज़ें बता दें जो जमहूरियत ने और इन सियासतदानों ने मुल्क को दी हैं,
सिवाय लूट घसूट के, और यहाँ सब इंटरेस्ट ओरिएंटेड लोग हैं। मैं बताता हूँ 3 बातें। मैं फैसल भाई मेरा छोटा भाई है, ये नहीं में होगा। फैसल वाडा को मैं बताऊँ 3 चीजें दी हैं: करप्शन अरूज पे करना, झूठ अरूज पे बोलना, और अपनी आवाम से को डिच करना। अब बाकी सॉरी आप मेहमान है तो आपका हक ज्यादा। तो भट्टी साहब फिर आपने तो सम अप कर दिया ना, समराइज कर दी सारी चीज़ें। तो अगर आवाम, जब तक आवाम नहीं खड़ी होगी, देखे ना जिसका बच्चा गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मर रहा है, जिसका बच्चा करंट से मर रहा है, जिसका बच्चा भूख से मर रहा है, जिसका बच्चा स्कूल ना जाने से जाहिल रह रहा है, जिसके माँ बाप को दवाइयाँ ना मिलने पे वो मर रहे हैं, जिनकी अजमतें लुट रही हैं, जो नौकरी करने 10-10 साल की बच्चियाँ जा रही हैं और उनका कत्ल हो जाता है इज्जतें लुटने के बाद, और हम एक बेहिस कौम बनकर, समेत मेरे, वो मेहरबानी है मीडिया की 4 दफ़ा देख कर उसका भूल जाते हैं। तो जिसके साथ गुजर रही है, अगर उसने फैसला नहीं करना, उसने नहीं देखना, उसने नहीं सोचना, उसने नहीं खड़े होना, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक और जरा ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि यकीनन आपकी जो एक बड़ी गहरी निगाह है, इस्तेहकाम पार्टी जो है ये कोई डार्क हार्स साबित हो सकती है, क्योंकि जो लोग जो हैं कुछ लोग जो हमें इनसाइडर हैं, जिन्होंने ये ज्वाइन भी किया है, वो हमें इशारतन ये बताते हैं कि भाई आगे कहानी तो इनकी चलेगी, ये कहानी जो है इधर PMLN वाली, ये बस शॉर्ट लिव्ड है। तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान, खटक साहब, आज़ाद, ये सब मिल के हुकूमत बनाएंगे। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए हमारे पास। और ये इसी तकलीफ़ को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने एहतजाज शुरू किया है, मौलाना साहब ने एहतजाज शुरू कर दिया है, मैंगल साहब एहतजाज करें मिसिंग पर्सन का, लेकिन किसी के पास बयान नहीं, सब पिट गए हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि ये सब टेबल पे आपस में बोटियाँ खाते हैं, लूटते हैं, घसीटते हैं, याशी करते हैं, वक्त ज़रूरत साथ मिल जाते हैं एक लड़ी की तरह, और जब वक्त ज़रूरत इलेक्शन टाइम आता है एक दूसरे को गालियाँ देते। तो किसी का बयानिया चल ही नहीं पा रहा। देखिए, रोटी कपड़ा मकान नहीं पिट गया, एहतसाब के नाम लेने वाले पिट गए, मिसिंग पर्सन पिट गया, महाजर की बात करने वाले पिट गए, कोई बयानिया नहीं किसी के पास, किसी का कोई बयानिया नहीं है, क्योंकि आप मंशूर ही नहीं है। आप किसी भी टेलीविज़न के चैनल्स पे आप लोग, अल्लाह ताला ने आप लोगों को पोजीशन इज्जत दी है, आप बुला के सारी पार्टियों को पूछे कि भाई आप पाकिस्तान की किस्मत कैसे ठीक करेंगे, डॉलर नीचे कैसे लाएंगे, रोटी 20 रुपए की कैसे करेंगे, चाय 5 रुपए की कैसे करेंगे, पेट्रोल सस्ता कैसे करेंगे, किसी का कोई जवाब नहीं है। सबके पास झूठी बातें और बेईमानी वाली बातें हैं। तो अगर कौम एग्ज़ाम देने से पहले अगर उसका टेस्ट ले ले तो सभी कौम को पता चल जाएगा। लेकिन कौम बिरयानी से बाहर निकलेगी अपनी ज़िंदगी में तो कुछ करेगी ना। भूख आपको ऐसी दे दी है, पेट के लाले सियासतदानों ने ऐसे दे दिए, जहालत का समुंदर ऐसा दे दिया है कि लोग उससे बाहर ही निकल पाते। जैसे ही वो बाहर निकलना सोचते हैं, बच्चे बिल बिलाते हैं, माँ बाप बिल बिलाते हैं, बिजली की बिल्स नहीं आप दे पाते, नौकरियाँ आपके पास है नहीं, सड़कें हैं नहीं, बजट आपने अरबों खरबों रुपए के ले लिए हैं, पानी आपके घर में नहीं है, नौकरियाँ आपके घर में नहीं है, यूनिवर्सिटी स्कूल आपके घर में नहीं है, चीनी, आटा, दूध वो भी आपके पास नहीं है। तो कुछ इंसान की जो ज़रूरियात हैं बेसिक, वो आपको उस लाइन तक ले आए जिधर जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म हो जाए। तो सर ये तो फिर फैसला इंसान ने करना है कि वो उसने जानवरों वाली पोजीशन पे चले जाना है या इंसानों वाली पोजीशन रिटेन करनी है और उसका हक अपना कैसे वापस लेना है। अच्छा फैसला साहब, जितना मैं आपको जानता हूँ, 2 चीज़ें, क्या आप आजकल सुना है चेयरमैन तरीके इंसाफ सदर पाकिस्तान से सख्त नाराज़ हैं 2-3 बातों पर, ये उनकी फैमिली ने कन्फर्म किया, फैमिली ने कन्फर्म किया। और दूसरी तरफ क्या साइफर केस या और किसी केस में नवंबर तक आप तरीके इंसाफ के चेयरमैन को सज़ा होती हुई देखते हैं? करना तो फैसला अदालतों ने, हम तो जस्ट एक असेसमेंट कर रहे हैं, हतमी फैसला तो अदालतों ने करना है। अब दोनों सवालों के जरा आप तक का जवाब। देखिए भट्टी साहब, देखें जहाँ तक अल्लाह ताला अपना रहम रखे और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे मुझसे बात करेंगे आप तो बिल्कुल आपका, तब मैं आपको इंडोर्स करूँगा इस बात के ऊपर कि आपको नवंबर दिसंबर तक आपको डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, सजाएं होनी है केसेस के ऊपर। अच्छा, ये और सदर आरफ अलवी साहब से चेयरमैन तरीके इंसाफ नाराज, और मैं ये यकीन से खबर दे रहा हूँ। दूसरा एक सवाल आपसे भी, आप भी तरीके इंसाफ में रहे हैं, उस वक्त आजम खान 2nd प्राइम मिनिस्टर था,
शहजाद अकबर शहनशाह सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उस्मान बुज़दार प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फी बुहारी थे, वो चारों अब कहाँ हैं? कोई जेल में भी नहीं है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई पाकिस्तान में है। क्या वो सिर्फ मौजे खा करने आए थे? बस सर, ये तो पाकिस्तान की तकदीर है, किस्मत है। हम भी बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमारे अंदर भी आप खोल के देखें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपने 100 रुपये की चोरी की, हमने 25 रुपये की चोरी की, हमें मौका नहीं मिला। और अगर हम भी 5-10 दफ़ा आ चुके होते तो हम भी चोरी में पीछे कर देते। तो आपकी बात बिल्कुल तजिया बिल्कुल 100% ठीक है। किसने इनको मुल्कों से निकाला, कौन कैसे चला गया, ये आज क्वेश्चन मार्क है, जैसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्वेश्चन मार्क था। पीटीआई के अंदर भी 5-10 लोगों ने मौज की है, अयाशी की है, चोरी की है, बेईमानी की है। कराची में बहुत सारे लोग हैं। चेयरमैन साहब की चाइना की 3rd क्लास क्वालिटी भी आपको कराची में मिलेगी। पूछे उनके पास नान खाने के तो पैसे नहीं थे, आज मेड्स, गाड़ियां, बच्चे नहीं, वो तो इस्तेकाम पार्टी में जाके सारे ड्राई क्लीन हो गए हैं, उनके गुनाह धुल गए हैं। इस्तेकाम पार्टी में जाके उनके सबके तो गुनाह धुल गए हैं बादिउल नजर में। ये क्या मामला है? फिर ऐसी जमहूरियत क्यों आप लोगों को देना चाह रहे हैं फैसल वाडा साहब, जिसका नतीजा हमें पहले नजर आ रहा है कि पहले भी लूटते रहे, अब भी लूटेंगे गरीब। देखिए ना सर, देखिए भट्टी साहब, इसका फैसला जो है ना सर, देखिए मैंने तो आपको कहा ना कि सर उस जमहूरियत का ढोल लेके हम सब आ जाते हैं, और ये तो आपके तवस्सुस से एजुकेट करने की ज़रूरत है। और जो सोच रहा है वक्ती तौर पे कि उसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हो गई, उसके केसेस ख़त्म हो गए, चाहे वो 9 मई के वाक़े के अंदर हों और वो किसी और पार्टी में चले गए, तो मैं ये भट्टी साहब को बड़ा क्लैरिटी से कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, जो केसेस जिनके ऊपर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और मंतकी अंजाम तक प्रॉब्ली पहुँचेंगे। अच्छा, अभी आपने एक और बड़ी अहम बात भी हमने देखा है, कई दफ़ा लोग यहाँ से गए। जी, एक बड़ी अहम बात आपने कही है। अभी पिछला जो सवाल था हमारा प्रीवियसली के इस्तेकाम पार्टी, तो आपने कहा कि अब चूंकि सबके बयानिए तो पिट गए हैं, तो आप ये किस किस्म का मतंजन तैयार होगा फिर? PMLN तो बिल्कुल श्योर है कि जनाब हम तो आ रहे हैं पावर में, और उस लोग जो हैं, जो सियासी परिंदे हैं, उड़ उड़ के इस्तेकाम पार्टी में भी जा रहे हैं। तो ये अगली कंपोजिशन क्या होगी? कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इस्तेकाम पार्टी और PMLN के दरमियान, और फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? जी कि बिल्कुल आपका मेरे ख्याल से एनालिसिस हम उसी जगह के ऊपर हैं कि ये एक धागे से भी हल्की और पतली डोर पे हुकूमत बनेगी, बंदरबांट होगी, आज़ाद उसमें होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान होगा, नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी को सूबा मिल जाएगा, उनकी कुछ सीटें कम हो जाएंगी, MK में कुछ मिल जाएगा। वही सर, मतलब सर ये वही राग है जो हम 65 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आगे भी देखते रहेंगे। बदनसीबी है, बदकिस्मती है। फैसल साहब, आज बड़ा एक आपसे बात करके जरा आप खुली बात करते हैं ना, मुझे खुशी हो जाती है। मुझे लगता है इलेक्शन जब मर्जी हो, इसमें चंद खानदानों को हुकूमत और पैसा मिलेगा और गरीब आदमी कसम पुरसी की हालत गुजारेगा, ना उसका बच्चा साफ पानी पी पाएगा, ना बीमारी की सूरत में दवाई ले पाएगा, ना ही पढ़ने के लिए स्कूल जा सकेगा। बादिउल नज़र में आपकी बातों से जो मेरी असेसमेंट है, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, आप फाइनल इस पे ज़रा अपनी राय दे दें बस। सर, जो 45 साल में हुआ है वो आज ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरी फितरत बदल जाएगी और मैं चेंज हो जाऊंगा और मुल्क को उस पटरी पे ले आऊँगा? ये 18 पार्टियां समेत PTI के भी अगर आ जाएं तो इन्होंने वो हाल और हवाल किया इस मुल्क का, वो भयानक चेहरा बना दिया है। जो वो बच्ची के साथ रेप होने का, उसका कत्ल हुआ और उसको तड़पता हुआ छोड़ के उसकी वीडियो आ गई, लेकिन कानून अभी तक हरकत में नहीं आया। अब आप मेरे, आपके और पीरों के और फ़कीरों के घरों में बेटियां 10-10 साल की गुर्बत की वजह से भेजें, उनका ज़ब्ती करवाएं, उनका कत्ल कर दे और उसकी वीडियो आ जाए और इधर एहतसाब या कोई सज़ा जज़ा ना हो, तो जो बातें आप मुझे कह रहे हैं सर, वो तो जैसा था वैसे ही चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वावडा साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर जनाब फैसल वावडा साहब। कुछ मुस्तकबिल के नक्शे के आसार थोड़े से, हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, जैसे भट्टी साहब कहते हैं गैब का इल्म तो नहीं है, मगर जिस मतंजन की तैयारी बकौल हमारे हो रही है उसका थोड़ा सा नक्शा आपने देखा होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर बात करेंगे गज़ा पर बात करेंगे, जो सबसे हमारा तकलीफ दे इशू है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक।
नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, यानी उस रोने धोने का तो फ़ायदा नहीं है, वो जो मनाजर हैं वो तो हम देख भी नहीं सकते। सवाल मेरा आपसे टेक्निकल है और आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। हमास की जो मिलिट्री पावर है वो जितनी भी है, और दूसरी तरफ जो वो ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो उधर भी मोरल बड़ा लो है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, नेतान्याहू बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, बच्चे तो मर रहे हैं, उनका हम क्या रोना रोएं। तो इस इनके पावर बैलेंस को आप क्या समझते हैं? इस मिलिट्री माइट से क्या इजराइल तहस नहस कर सकता है हमास को? जनरल साहब जी नहीं, किसी ख्याल को ख़त्म करना ताकत के बस में नहीं होता भाई साहब। और ये जो ख्याल है फ़लस्तीनियों में और जो समझ रहे हैं, और राइटली मैं समझता हूँ कि उनका ये जो क्लेम है बिल्कुल सही है कि उनको बेघर कर दिया गया, फिर उसके बाद उनको वो आहिस्ता आहिस्ता खींच के स्टेज पे ले आए हैं। तब अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स जिसकी बात चल रही थी, उनका ख्याल ये था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ये फाइनल हो जाएंगे, तो इनको ये डर था कि भाई हमारा तो काम ख़त्म हो जाएगा इसमें। वो हमास हो, फ़लस्तीनी हो, किसी भी शक्ल में हो, उनका ख़त्म होना ठहर गया है एज़ फार एज वेस्टर्न पावर्स आर कंसर्न, USA इज कंसर्न और इजराइल कंसर्न। वो इस वक्त अपने आप को किसी और फ्रेम में रख रहे हैं। आज आपने शायद वो आर्टिकल नहीं सुना जो नेतन्याहू ने एक आर्टिकल लिखा है, उसने कहा ये बैटल ऑफ सिविलाइजेशन है, ये हम जीत कर रहेंगे। और उसका जो एड्रेस था उसको हमास से और ईरान से वो जोड़ रहा था कि अगर ये जीत जाएंगे तो फिर हमारा मसला बहुत बिगड़ जाएगा। लेकिन वो ये दूसरी तरफ ये कहने में नेचुरली वो बात नहीं करेंगे कि जो उन्होंने UN में पिछले जाके नक्शा अनफोल्ड किया कि जो आइंदा की जो सियासत है मशरिक़ वस्ता की, वो इजराइल के राउंड पे बिट करेगी। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो अब वो बसरा से गजा की पट्टी तक नहीं रह गया, बात बहुत आगे तक जाएगी और वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। और हमारे जो बरदर इस्लामी ममालिक हैं अगर इस बात को नहीं समझ रहे तो इनकी गलती है उनकी ये। और हमास इस वक्त अगर आप देखिए तो जंग सिर्फ वो फ़लस्तीनियों के नहीं लड़ रहे, वो जंग इससे बड़ी है जिसमें बैटल ऑफ सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, और इसको ये वार ऑफ सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमास की जितनी भी ताकत है वो इतनी है कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेज। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है कि इसराइल की जारियत और बर्बरियत, मासूम बच्चों पर बमबारी, हस्पतालों पर, स्कूलों पर, ये तो पूरी दुनिया मनाजर देख रही है और आप हमसे ज़्यादा इसको समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल के वज़ीर आज़म और अमेरिका कहते हैं हम जंगबंदी नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसमें मुस्लिम उम्मा क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या ये जंग फ़लस्तीन और इसराइल से निकल के आगे भी जा सकती है? जी वो इस करते ही आगे जाएगी जंग। ये अगर हमास को यहाँ शिकस्त हो गई, जो इनका ख्याल ये है और जो मुझे नज़र नहीं आता कि मुमकिन होगा इनके लिए, तो जंग आगे जाएगी। क्योंकि जब वो बैटल ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं वो लोग? आप देखें ना, एक तरफ पूरी मगरबी ताकतें हैं, वो खड़ी हैं पूरे जोर के साथ इसराइल के साथ, जंगबंदी पर तैयार नहीं हैं, और वो बड़े खुलेआम जो किसी इंसानियत का कत्ल हो रहा है उसको वो ना सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं उस कत्ल को, बल्कि उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही हैं उसमें। तो क्या वजह है इस चीज़ की? किससे लड़ रहे हैं वो लोग? हमास को तो कंट्रोल करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं होना था उनके लिए अगर वो सही तरीके से काम करते। जंग तो कोई बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं वो लोग। ये आज ही मैं एक और बयान भी पढ़ रहा था, चीन के, रूस के जो वज़ीर दिफा हैं वो चीन गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया, इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इशू ये है कि क्या मगरबी ताकतें ये बात समझती हैं कि वो हमास को इस तरीके से दबा लेंगी? अगर हमास की तरफ बढ़ते हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, हिजबुल्लाह तैयार खड़ी है। जनरल साहब आपका तजुर्बा क्या है? खुदा न खास्ता जो आपने बड़ी अहम बात की, ये एटमी जंग की तरफ जा रही है, तीसरी जंग अजीम होने जा रही है। डू यू थिंक ऐसे हालात हैं कि ये नौबत आ जाए, खुदा न खास्ता अगर अमेरिका या मगरबी ममालिक होश के नाखून नहीं लेते? देखिए, अगर वो होश के नाखून नहीं लेंगे तो चीन का इंटरेस्ट है यहाँ पे, रूस का इंटरेस्ट है यहाँ पर, और फिर किसी न किसी स्टेज पे हमारी जो इस्लामी जितने बहादुर मुल्क हैं इनको भी होश तो आ जाएगी ना कि अभी तो उन्होंने अपने हाथ पांव बांध के इजराइल के सामने बैठ गए हैं वो लोग, कल उनके साथ होगा क्या अगर ये दुनिया खड़ी हो गई है? और जिसका शय अगर इजराइल आता है हमास की तरफ ग्राउंड ऑफेंसिव लेकर, हिजबुल्लाह आएगी बीच में,
जब हिजबुल्लाह बीच में आएगी तो जंग तो फैल गई ना खुद ही, एक तरफ साउथ में एक तरफ और नॉर्थ में दूसरी तरफ। तो जब ये जंग बढ़ेगी तो इस जंग में बढ़ने में सब इसमें लपेट में आ जाएंगे। तो जंग पे बढ़ने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। और मगरबी दुनिया का ख्याल ये है कि चूँकि रूस इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है और चीन को उन्होंने दबाया हुआ है ताइवान की तरफ, इसलिए शायद नहीं होगा बात। लेकिन वो बात समझ नहीं रहे कि रूस यूक्रेन में शिकस्त नहीं खा रहा, यूक्रेन की फौज तकरीबन ख़त्म होने के करीब है ये, और ताइवान को घेर के रखा हुआ है चीन ने, और चीन के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं हुआ इनके लिए। तो मसला तो सबको समझ आ रहा है क्या है ये, लेकिन इस तरफ जाना चाहते नहीं है। उनका ख्याल ये है कि इस तरीके से धौंस धांधली से इसे कत्लेआम करके इंसानियत का शायद सबको दबा लिया जाएगा इस फेज़ में, और नेक्स्ट फेज़ में फिर आगे बढ़ेंगे वो। मेरा नहीं ख्याल कि उस फेज़ की बारी आएगी जब तक अगर हिजबुल्लाह बीच में कूद गई, जिसका मतलब है कि ईरान और जिसका मतलब है रूस, तो फिर आप देखिए कि हालात कहाँ तक जाएंगे इसमें। अच्छा जनरल साहब, एक और पहलू, अभी आपने कहा कि इन्होंने ये ड्रामा और फ्रॉड पहले भी किया था। सैमुअल हंटिंगटन की किताब जब आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो भी एक फ्रॉड साबित हुआ और 2 नंबर काम था। ये भी जाहिर है यही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया में और इवन इजराइल में शदीद नफरत है नेतान्याहू के खिलाफ और शदीद रेप्रेशन किया। मुझे जर्मनी से किसी बंदे ने एक वीडियो भेजी कि कितनी बुरी तरह पीटा गया खुद जर्मन लोगों को जिन्होंने फलस्तीनी फ्लैग उठाए हुए थे। ये फैक्टर कितना अहम हो सकता है, और क्या इन्वॉल्व, आप जो कह रहे हैं, मैं चाहूँगा दोबारा इस पर, चाइना और प्यूटन इसमें कितने हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, नेक्स्ट स्टेज पे अगर ये नहीं रुकता इसराइल, और इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज एक इसराइली जनरल है, उसके बेटे का मैं बयान सुन रहा था, उसने कहा कि ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस दुनिया के सबसे बेहतरीन टेररिस्ट फोर्स है, ये पूरी तरह इक्विप्ड भी है, आर्म्ड भी है और लाइसेंस भी है टू किल इसका। तो रूस का बीच में आना लाजमी है ना। रूस ने सीरिया को नहीं बचाना, रूस ने लेबनान को नहीं बचाना, चीन ने अपने जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में वो नहीं बचाना उन्हें। चीन ने जो ईरान के साथ जिसके मुआहदात किए हुए, क्या वो उससे पीछे हट जाएगा? जिसके चीन ने ईरान और सऊदी अरबिया के दौरान एक पुल का किरदार अदा किया, कि उससे पीछे हट जाएगा उससे। जी बट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मैंने कहा अच्छा जी जनरल साहब, ये आपने कहा कि ये वेरी सिग्निफिकेंटली यू हैव पॉइंटेड दिस आउट कि जाहिर है कि सीरिया में उसका जो इन्फ्लुएंस है और वो अभी इस तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद, तो जाहिर वो आएंगे। टर्की भी आप समझते हैं कि, और टर्की और ईरान का क्या रोल हो सकता है इस सिलसिले में, इफ इट ये अगर ये एग्रेवेट होती है और ये आगे बढ़ती है तो? देखिए, तुर्की अपने लिए खतरा महसूस कर रहा है। पिछले दिनों जब वो अपने 100 साल जश्न मना रहे थे तो प्रेसिडेंट दुगान ने बड़ी क्लियरली उन्होंने बात की थी इस चीज़ की, और उन्होंने कोई लिपटी छोड़ी नहीं थी इसमें। बड़ा जाहिर था कि अगर ये बात नहीं रुकी तो उनको बीच में कूदना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा उनको। और ईरान के तो स्टेक्स हैं इस रीजन में, ईरान कभी पीछे हटने को तैयार नहीं है अभी तक भी। और ईरान, देखिए, अगर लेबनान में ईरान का ये हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचता है या हमास यहाँ से ख़त्म होती है, तो नेक्स्ट टारगेट कौन है? ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है टारगेट। हम क्यों अपने आप को इस तरफ लाने से हिचकिचा रहे हैं? साहब आपने बड़ी अहम बात की। तो क्या इस सिलसिले में मुस्लिम उम्मा एक हो सकती है अगर इन हालात में, अगर ये नहीं होते तो बादी नजर में तो फिर किसी और की बारी है कल? जी बिल्कुल, इकट्ठा होना इनके लिए एक मजबूरी बन जाएगा। अब अगर इकट्ठे नहीं हो रहे तो जितनी देर से इकट्ठे होंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा ये। उसके बाद शायद इनमें इतनी सकत भी ना रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया जिस तरीके से बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसको सऊदी अरेबिया को भी ये बात समझ आना शुरू हो गई है शायद, और मैं समझता हूँ आनी चाहिए उसको। अगर वो इससे पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने जो इस्लामी मालिक हैं मिल के उन्होंने काम नहीं किया इसमें यहाँ पे, तो नुकसान तो फिर सबका होगा, बारी तो आएगी अगली लोगों। और ये जो जनरल साहब एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आ गया था और सारे लग रहा था वल्नरेबल हो गए हैं कुछ मुल्क, बहरीन, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये तो बिल्कुल प्रोजेक्ट फारिग ही नहीं हो गया इस सारे इवेंट के बाद? जी बिल्कुल, जो पहले उन्होंने कहा था डील ऑफ द सेंचुरी जो ट्रंप साहब लेके चले थे वो नहीं चली उनकी। उसके बाद उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स किए, इनके जो दामाद थे जैरेड कुशनर साहब, उन्होंने मिलके, अब वो तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है। वो प्रोजेक्ट जो इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला था वो मेरा ख्याल है दैट इज डेड। उसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल है उस वक्त तक जब तक ये बाकायदा फ़लस्तीनियों की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक मामलात नहीं चलते इसमें। बड़ी साहब आपका सवाल है एक, मैं लास्ट सवाल, ये जो इजिप्ट है वो भी हम जानते हैं पपेट गवर्नमेंट ही है, वहाँ पर भी
लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट भी जो हैं वो अगर वो आगे निकल के आ जाते हैं, और आप जानते हैं कि एक ही रास्ता है इधर से पैलेस्टाइन को जो भी बचा खुचा गजा है, तो वो क्या आप समझते हैं कि वो एक तजब्जुब में ही रहेंगे? जी भी तो तजब्जुब में है, वो अंडर प्रेशर भी हैं वो। और मत भूलिए कि अख़वानुल मुस्लिमीन ख़त्म नहीं हुई है इजिप्ट में, और वो भी अपने आप को इस तरीके से मुनज़्ज़म कर रहे हैं। जितने भी ये राइट विंग जितनी भी जमातें हैं अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, वो सारे अपने आप को देखिए कि एक तरह से मुनज़्ज़म कर रही हैं। और वो किसी न किसी स्टेज पे इजिप्ट में भी जो इस वक्त जो भी पपेट हुकूमत है उसको भी इनके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मामला तो इजिप्ट को भी पता है क्या हो रहे हैं इसमें, और वो अगर एक पपेट हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो मामला यहाँ तक नहीं ठहरेंगे इसमें। इजिप्ट को भी इसमें जनरल साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये अफगान एग्जॉडस यानी हमने कर दिया और आज उसकी डेडलाइन खत्म भी होगी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ और इसमें हम किस हद तक सक्सेसफुल होंगे और इससे हमें स्ट्रेटजिकली क्या फ़ायदा होगा? देखिए स्ट्रेटजिकली दो फायदे हैं। एक तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन ने आकर पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक पे कब्जा किया हुआ था। मैं हैरान हो गया, मैं लंडन बाजार गया था पिछले इतवार को, वहां पर मैं हैरान हो गया कि देख के सब दुकानदार मेन सारे जो है वो ये अफगान है सारे वहां पे, और बाकी आप देख लीजिए मेन लाहौर की प्रॉपर्टीज में भी उनका कब्जा है इसमें। तो ये जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक जो है हमारी इस लेवल पे, उस पर जिस तरीके से अफगान मुसल्लत थे, वो अपने आप को उससे पीछे हटाने में इनको टाइम लगेगा। जब ये निकलते हैं यहाँ से तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर भी फिर बहुत सारी चीज़ें और चेंज होंगी इसमें। एक जो खास एक नैरेटिव बनते हैं वो नैरेटिव लोग बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसमें डिफिकल्टीज हैं, इसमें चैलेंजेस हैं बहुत, और ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जो स्टेट ने अपने हुज़ में लिया है। इसमें अभी तक जो लोग निकले हैं जिसके बारे में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बयान आता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये आप जानते हैं कि इनकी सारी जो है इलेक्ट्रल बेस वो पख्तून है, तो वो उधर से आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पांस आएगा? देखिए फजलुर रहमान साहब इस वक्त चूंकि एक खास किस्म का मुल्क में वो माहौल है, वो बोल नहीं रहे, लेकिन उनको ये बात इंतहाई नापसंद होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सारी जो पॉलिटिकल बेस है वो इसी बात पर है। अगर आपको याद हो जब उन्होंने एक जगह खड़े होकर बयान दिया था कि ये क्या समझते हैं, हमने तो अमेरिका के नाक जो चने चबवा दिए थे, तो ये लोग क्या समझते हैं। मैंने फौज को बाकायदा थ्रेट किया था उन्होंने, किस बेस पे थ्रेट किया था उन्होंने। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें इस इशूज़ पे बड़ी साहब उन्होंने हमें एनलाइटन किया। हमें लगता है कि कुछ हमने शायद कामयाब हुए हैं कम से कम सिचुएशन को समझने में। ये था हमारा आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।